सुबह के 11:30 बज रहे थे। माधव मिश्रा अपने आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और उनकी धर्मपत्नी रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। अचानक ही माधव के पास भतीजी मीनाक्षी का फोन आता है। चाचा जी। अरे अरे मीनाक्षी बेटा, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है? मैं क्या बताऊं चाचा जी, मेरी शादी हुई इस घर में, मुझे तो निभाना ही पड़ेगा ना, चाहे सुख हो या दुख। अपना ससुराल छोड़कर भाग तो नहीं सकती मैं। बेटा ऐसी भी क्या बात हो गई तुझे? बता, राजीव के साथ कुछ कहा सुनी हो गई है क्या तेरी? नहीं चाचा जी, राजीव के साथ क्या कहा सुनी होगी। राजीव तो बेचारे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते, लेकिन इन ससुराल वालों का मैं आखिर करूं भी तो क्या। फिर आपको पता है ना, नई नई शादी में पति पत्नी के साथ खड़ा हो जाए तो ससुराल में सबको परेशानी होने लगती है। बेचारे राजीव भी आखिर करे तो क्या करे। अगर मेरी साइड लेते हैं तो पूरा परिवार हाथ टूकर उनके पीछे पड़ जाता है। अरे अरे बेटा, हमारी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है? ऐसी क्या तकलीफ है तेरी सास को? बस चाचा जी, अपने ससुराल के बारे में जितना कम कहूँ उतना ही अच्छा है, वरना दुनिया कहेगी मैंने मायके में अपने ससुराल को बदनाम कर दिया। अच्छा, ये सब छोड़ बेटा, तू पहले रोना बंद कर, बातें बात में होती रहेगी। चाचा जी, अगर मैं यहाँ रहूंगी ना तो जो भी बातें हुई है वो मेरे मन से निकलेगी नहीं। इस समय तो मेरा मन कर रहा है मैं घर छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। अगर कल को आप मुझे फोन करो और मैं फोन ना उठाऊं तो समझ लेना आपकी बेटी की सहन शक्ति खत्म हो गई। बस आखिरी बार सोचा आप लोगों से बात करके आशीर्वाद ले लो। ऐसी बात नहीं करते बेटा, कभी कभी गुस्से में हम आवेश में आकर बहुत कुछ ऐसा सोच लेते हैं जो गुस्सा शांत होने के बाद हमें समझ में आता है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना उस समय हमारे क्रोध ने उसे बना दिया था। लेकिन तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूं कि अगर इस समय तुम वहां रही तो तुम्हारा गुस्सा शायद आसानी से शांत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम एक काम करो, 1-2 दिन के लिए यहाँ चले आओ। अपनी चाची के हाथ के बने हुए अपनी पसंद के पकवान खाओगी, थोड़ा घूमोगी फिरोगी तो मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है चाचा जी, अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात से इनकार नहीं कर सकती, वरना सच बताऊं तो इस समय मेरा मन किसी से भी मिलने का नहीं कर रहा। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा ये बता, मैं तुझे लिवाने के लिए गाड़ी भेजूं या तो खुद से आ जाएगी? रहने दीजिए, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं आ जाऊंगी खुद से। चाचा जी अपनी पत्नी से रसोई में जाकर कहते हैं, देखो बिटिया, बहुत परेशान होकर ससुराल से आई है, अब आती है उसके ऊपर सवालों की बौछार मत कर देना। उसे थोड़ी देर थोड़ा नॉर्मल होने दो, उसके बाद आराम से बैठकर बातें करेंगे। अभी तो बस उसे प्यार दुलार दो, उसका मन शांत कराओ तुम। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं? आप क्या मुझे मूर्ख समझते हैं कि कुछ भी बोल दूंगी बिना विचारे? माना कि भगवान ने हमें औलाद नहीं दी, लेकिन फिर भी बच्चों के मन को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे मीनाक्षी के दिल का ताला खोलने की चाबी मालूम है। आप बस देखते जाइए कैसे थोड़ी देर में आपकी लाडली भतीजी हंसती खिलखिलाती नजर आती है। चाची मीनाक्षी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है और कुछ ही देर में गर्मा गर्म चाय, समोसे और जलेबियों के साथ मीनाक्षी के सामने जाकर बैठ जाती है। अब तुम अपने चाचा चाची के पास आई हो, इसलिए सारी चिंताओं को पीछे छोड़ दो और अभी तो सिर्फ अपनी पसंद के कल्लू हलवाई के समोसे और जलेबी खाने में ध्यान लगाओ। वैसे भी आजकल तुम्हारे चाचा जलेबी के बड़े शौकीन हो रहे, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी प्लेट साफ हो जाए और तुम आंसू ही पोंछती रह जाओ। चाची की बात सुनकर अभी तक अपने आंसू पोंछ रही मीनाक्षी मुस्कुरा देती है और कुछ ही देर में मीनाक्षी चाचा चाची के साथ ठूस ठूस कर जलेबी और समोसे खा रही थी। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? आप लोगों के साथ तो हमेशा अच्छा ही लगता है, लेकिन अपने ससुराल वालों को आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो जैसे बोझ बन गई उनके ऊपर। अच्छा बेटा, अगर ठीक समझो तो हमें पूरी बात बताओ कि आखिर तुम्हारे और तुम्हारे ससुराल के बीच में झगड़े की वजह क्या है? आखिर वो लोग चाहते क्या है तुमसे जो तुम्हें घर छोड़कर यहाँ आना पड़ा? चाचा जी, आप तो सुन भी नहीं पाएंगे जो अभी मैं अपने ससुराल में झेल रही हूँ। आपको पता है 4 दिन पहले राजीव की बुआ जी आई हुई थी। अरे भाभी, एक बात बताओ, मेरी बात का बुरा न मानना, आपके बेटे में तो कोई कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक रिश्ते बताए थे मैंने अपनी भतीजे के लिए, लेकिन आप लेकर आए तो ये मीनाक्षी, जिसके साथ दहेज में फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। अरे भाई, राजकुमार जैसा बेटा है हमारा, इतना खूबसूरत दामाद तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलता, तो फिर ऐसे दामाद की क्या खातिरदारी भी ढंग से वो लोग नहीं कर सकते थे? बात तो आपकी सही है दीदी। अरे हम लोग शरीफ है जो हमने शादी में 1 रुपया भी दहेज में नहीं मांगा, लेकिन क्या लड़की वालों की आंखों पर पट्टी बंधी थी? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा बेटा कितना काबिल है? अरे 20-20 लाख की शादी करने को तैयार थे लोग, लेकिन क्या करें, हमारा बेटा इस महारानी की खूबसूरती पर मोहित हो गया।
खैर अब छोड़िए इन सब बातों को, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। देखो भाभी, हमारे मन में तो जो बात थी हमने साफ साफ कह दी। जब तक आप ऐसे ही सीधे सादे भोले भाले बने रहोगे ना, मीनाक्षी के माँ बाप ऐसे ही फायदा उठाएंगे आप लोगों का। अरे बेटी की शादी के लिए क्या अपना मकान बेचकर दामाद को कुछ शगुन भी नहीं दे सकते थे? अरे भाई, इकलौती बेटी है, उसके बाद भी हमें तो कोई फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। खाली हाथ विदा कर दिया। 4 लाख रुपए तो कम से कम देने चाहिए थे। हाँ दीदी, बात तो आपकी एकदम ठीक है। हमने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे एकदम खाली हाथ अपनी बेटी को कौन विदा कर देता है? हमारी भी भाई समाज में इज्जत है, रिश्तेदारी में जवाब देना होता है। इस तरह से 2 जोड़े में बहू लेकर आए हैं, हमें भी तो समाज से बातें सुननी पड़ रही है। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरे पिताजी के पास ज्यादा पैसे नहीं है। उन्होंने अपनी सारे जीवन की कमाई तो मुझे ही पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दी। वो कहाँ से लाते इतना रुपया कि मेरी शादी में दहेज दे सकते? ऐसा बेटा, अब अपने मायके की तरफदारी करना छोड़ दे। अब तू दुल्हन बनकर यहाँ आ गई है ना, तो इस परिवार की बातों की हाँ में हाँ मिलाना सीख जा। अरे बेटा, रिश्तेदारों का तो काम ही होता है नींबू निचोड़कर तमाशा देखना। बुआ ने कहा सो कहा, नाराजगी तो हमें तुम्हारी सास से। उन्होंने कम से कम अपनी ननद की हाँ में हाँ तो नहीं मिलानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं बेटा, अभी नई नई शादी है, कदम कदम पर समझौते करने पड़ते हैं, तब जाकर गृहस्थी तैयार होती है। अभी से घबरा जाएगी तो कैसे चलेगा? इसके अलावा अगर कोई और समस्या है तो जरूर बताना, हम लोग उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन चाचा चाची के घर बिताकर अब मीनाक्षी का मन पहले से बेहतर हो गया था, इसलिए तीसरे दिन दामाद के लेने आने पर चाचा चाची उसे विदा कर देते हैं। मीनाक्षी को गए भी 4 दिन बीते थे कि इस बार मीनाक्षी सीधा अपना बैग लेकर उनके घर की घंटी बजा देती है। अरे बेटा, तो यहाँ क्या बात होगी? सब ठीक तो है? बस चाची जी, मैंने सोच लिया, अब मुझे उस घर में रहना ही नहीं, चाहे जो भी हो जाए। अभी आपने यहाँ से जाने को कहा तो फिर मैं ये शहर छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। अरे बेटा, लेकिन तू ऐसे कैसे यहाँ रहेगी? तूने ही कहा था तेरा पति अच्छा है, तुझे प्यार करता है, फिर अपने पति को छोड़कर क्यों चली आई? मैं वहां रही तो दम घुटने से मर जाऊंगी। आपको पता है चाची जी, मेरे ससुराल वालों ने अब तो मेरे मायके वालों को भिखारी तक कहना शुरू कर दिया। आप ही बताओ, अगर मेरे माँ बाप गरीब है तो क्या उनका कोई सम्मान नहीं है? मैं तो मम्मी के यहाँ ही जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी ने कहा वहाँ मौसी का परिवार आया हुआ है। अब आप जानते हो, 2 कमरे का मकान है मम्मी पापा के पास, मेहमानों के साथ किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं बेचारे। फिर मैंने सोचा मेरे चाचा के होते हुए मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं बिना कुछ सोचे आपके यहाँ चली आई। बिल्कुल ठीक किया बेटा तुमने। तुम्हारे चाचा चाची के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेटा, वैसे भी तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन? अगर ऐसी बात है तो चाची, क्या ऊपर वाले फ्लोर पर एक कमरा मुझे मिल सकता है? मैं अभी कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे वापस मेरे ससुराल जाने के लिए फोर्स मत करना। अरे नहीं बेटा, एक कमरा क्यों, तू कहे तो पूरा फ्लोर तुझे दे देते हैं। तो आराम से जैसे अपना कमरा सजाना हो, जैसे रहना है रह। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? इसी बहाने मेरे घर में भी कुछ दिन रौनक रहेगी। चाचा की बात सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। मीनाक्षी को भी चाचा जी के घर आए कुछ दिन हुए थे कि एक दिन डिनर के समय चाचा ने देखा मीनाक्षी खाना सही से नहीं खा रही है। कुछ उखड़ी उखड़ी सी नजर आ रही हो, सब ठीक तो है? अब क्या बताऊं चाची जी, मेरे ससुराल वाले ना एक दिन मेरी जान लेकर छोड़ेंगे। आपको पता है, मैं घर छोड़कर आ गई तो अब मेरे पति जो सीधे साधे, उनका जीना मुश्किल करके रखा है उन लोगों ने। राजीव का फोन आया था, बेचारे बहुत परेशान हो रहे थे। वो तो शहर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, मैं करूँ तो क्या करूँ? अभी राजीव की माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं है कि अलग से मेरे लिए कहीं घर ले सके, और उस घर में साथ में रहना तो नर्क से भी बढ़कर हो गया है। इतना कहकर मीनाक्षी एक बार फिर से रोने लगती है। तभी अचानक दरवाजे की डोरबेल बजती है। अरे बेटा, इतनी रात को अचानक कौन आ गया? अब बैठी चाचा जी, मैं देखती हूँ। नहीं बेटा, तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। चाचा जी दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं सामने मीनाक्षी का पति राजीव एक सूटकेस के साथ सामने खड़ा था। मीनाक्षी, मैंने सोच लिया है, जहां मेरी पत्नी रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। अब मुझे किसी की चिंता नहीं है, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं किसी की एक नहीं सुनने वाला। बेटा, लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं, आप लोग थोड़ा शांति से काम करिए। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा चाचा जी कि मैं आपके ऊपर बोझ बनने के लिए चला आया? अगर ऐसी बात है तो साफ साफ बता दीजिए, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहीं धर्मशाला में रुक जाऊंगा और जल्दी कुछ न कुछ इंतजाम तो कर ही लूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हो। आप दोनों हमारे अपने बच्चे हो,
और हमारे बच्चे धर्मशाला में क्यों रहेंगे? इतना बड़ा घर है, तुम लोग आराम से यहाँ रहो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत ले लेना। मीनाक्षी और उसके पति को ऊपर वाले फ्लोर पर सोने के लिए भेजने के बाद चाची जी मीनाक्षी की मम्मी को फोन मिलाती है। भाभी, मीनाक्षी का उसके ससुराल में कुछ विवाद हुआ है, इसलिए वो और दामाद जी हमारे यहाँ आए हुए हैं। आप एक बार उसके ससुराल में बात करने की कोशिश करिए ना, आखिर पता तो लगे मामला क्या है। अरे हाँ छोटी, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे फोन किया था मीनाक्षी ने। बेचारी खुद को बहुत बेसहारा और असहाय महसूस कर रही थी। अब तुम्हें तो पता ही है, हमारा 2 कमरे का घर है, उस पर भी किसी न किसी मेहमान का आना जाना लगा रहता है। और फिर मीनाक्षी से छोटे 2 बच्चे और भी हैं। अब ऐसे में अगर मीनाक्षी और दामाद जी को अपने यहाँ बुला लेंगे तो बाकी लोगों के सोने बैठने की समस्या भी हो जाएगी। बस इसीलिए अपना समझकर मैंने ही मीनाक्षी को कहा कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी चाची से शरण मांग लो। अरे जी, शरण जैसी क्या बात है, ये घर भी तो उसी का है। बस एक बार मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। बच्चों का घर संसार बसा रहे, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है छोटी, अगर तू कहती है तो कल मैं तुम्हारे जेठ जी को लेकर मीनाक्षी के ससुराल जाती हूँ, देखते हैं क्या बात होती है। मीनाक्षी और राजीव तो चाचा चाची के यहाँ रह रहे थे और इधर मीनाक्षी के माँ बाप उसके ससुराल जाकर सारी बात समझने की कोशिश करने लगते हैं। उसी रात लगभग 10 बजे। अरे भाग्यवान, ये दरवाजा पिटने की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? जरा उठकर देखो तो, इतनी रात गए कौन आ गया? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप भी चलिए ना साथ में, देखते हैं आखिर क्या माज रहा है। चाचा चाची जैसे दरवाजा खोलते हैं, सामने मीनाक्षी की सास, ससुर और ननद खड़े हुए थे। अरे बहन जी, इतनी रात को आप लोग सब ठीक तो है ना? अरे बहन जी, अब क्या ही ठीक होगा, हमारे बेटे बहू घर छोड़कर आपके यहाँ आ गए, अब किस मुंह से कह के सब ठीक है। अरे बहन जी, आप अंदर आइए, अंदर आकर बातचीत करते हैं। हम बच्चों को समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। परिवार में तो मन मुटाव होता रहता है। थोड़ी देर में मीनाक्षी, राजीव और मीनाक्षी के सास ससुर सब आमने सामने बैठे थे। चाहे जो हो जाए, इतना अपमान किया आप लोगों ने मेरा, मैं उस घर में लौट कर नहीं आने वाली। एक बार मैं आप लोगों के साथ चलने को तैयार हो गई ना, तो फिर से आप लोगों का वही इमोशनल टॉर्चर शुरू हो जाएगा। अगर बहन जी मीनाक्षी की ये जिद है ना कि अब वो वापस उस घर में नहीं जाएगी, तो ठीक है, मेरी भी जिद है कि हम भी अब अपनी बहू के साथ ही रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें आपके घर में ही क्यों ना रहना पड़ जाए। सुनो जी, मेरी बहू का नाराज होने का पूरा हक है। जब तक बहू खुशी खुशी मेरे साथ चलने को राजी नहीं हो जाती, मैं भी यहीं रहूंगी। आप घर जाकर मेरा सामान ले आओ। ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है रिश्तेदारी में जाकर रहना। नहीं भाई साहब, आप लोगों के परिवार का झगड़ा सुलझ जाए, इससे बड़ी बात और क्या ही होगी हमारे लिए। हमें कोई परेशानी नहीं है, आप लोग आराम से ऊपर वाले फ्लोर पर रहिए। वैसे भी खाली पड़ा हुआ था, आप लोग रहेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा। बस फिर क्या था, अगले दिन मीनाक्षी का पूरा ससुराल चाचा जी के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गया था। मम्मी, आपका प्लान तो सुपर हिट हो गया। आप बिल्कुल ठीक कहती थी। चाचा चाची को अपनी बातों में उलझाना बहुत ही आसान काम है। अब आप देखते जाओ कैसे मैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करती हूँ। और सही बात तो यह है कि चाचा चाची की प्रॉपर्टी का वैसे भी कोई वारिस तो है नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी मेरे काम आ जाएगी तो उनका क्या ही बिगड़ जाएगा। अरे बेटा, वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते मुझे पता चल गया कि तेरे चाचा अपने घर का ऊपर वाला फ्लोर तेरी चाची के भतीजे को देने का सोच रहे थे। इससे पहले कि वो अमित आकर उस घर पर कब्जा जमाता, मैंने तेरे सास ससुर के साथ मिलकर पूरा खेल रचा लिया। 1 महीने बाद। सुनिए जी, मेरी बात आपको थोड़ी अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन आपने ये चीज नोटिस करी है, जब से मीनाक्षी अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ आई है, उनके बीच में एक भी बार कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो लोग तो बड़े आराम से यहाँ रह रहे हैं। मीनाक्षी अपनी सास ननद को एक से बढ़कर एक खाने की डिश बनाकर खिलाती है और सब जैसे मुफ्त की दावत उड़ा रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। और सास बहू के रिश्ते ऐसे ही अचानक से सुधर नहीं जाते। अगर इनके बीच में इतना विवाद था तो ऐसे कैसे सुलझ गया? तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जानबूझकर हमारे सामने वो सब लड़ाई झगड़ा और घर छोड़ने का नाटक किया था और हम इनके खेल में बहुत आसानी से फंस गए। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो। अब सामने से तो इन्हें घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। शाम को जब बाकी लोग आराम से मुफ्त का नाश्ता उड़ा रहे थे, चाचा और चाची रसोई में जाकर लड़ने लगते हैं। अरे तुम क्यों रोज रोज एक ही बात के लिए झगड़ा करती हो? आखिर मैं करूं तो क्या करूं? झगड़ा ना करूं तो और क्या करूं? हमारी तो कोई औलाद नहीं है। अभी जो इतना कर्जा लेकर 2 मंजिला मकान बनाकर खड़ा किया है आपने, इसका कर्ज कौन भरेगा? हर महीने कर्ज से ये घर चल रहा है। खुलकर बता क्यों नहीं देते कि आपकी नौकरी चली गई है?
आखिर ये कर्ज वाली जिंदगी कितने दिन जिएंगे हम लोग। अब तो लेनदारों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? मीनाक्षी और राजीव है ना। सही बताओ तो उन्हें मैंने अपने घर में रखा ही इसलिए है कि हमारा 50 लाख का कर्ज वो दोनों उठाए, और जो घर का महीने का खर्चा करने के लिए मैंने कर्ज लिया है ना, उन लेनदारों को भी मैंने राजीव का नंबर दे दिया है। हम दोनों हरिद्वार के आश्रम चलते हैं, वहां जाकर आराम से अपनी बाकी की जिंदगी बिताएंगे और सारा कर्ज उठाएंगे मीनाक्षी और राजीव। हो गया ना सारा सोल्यूशन। चाचा चाची की बात सुनने के बाद पूरे परिवार के होश ठिकाने आ जाते हैं। अरे तुम तो कहती थी तुम्हारे चाचा करोड़पति है, ये तो 1 नंबर के रोडपति निकले। इतना ही पैसा होता मेरे पास तो ये सब प्रपंच करके तुम्हारे मायके में थोड़ी ना रहना पड़ता। इससे पहले कि तुम्हारे चाचा इस कर्ज के भंवर में हमें फंसाकर रफ्फू चक्कर हो जाए, अपना सामान बांधो, हम लोग आज रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। इससे पहले कि चाचा चाची घर छोड़कर भाग पाए, राजीव, मीनाक्षी और उनके घर वाले रातों रात अपना सामान पैक करके वहां से 9-11 हो जाते हैं। और इस तरह बिना हींग और फिटकरी के चाचा चाची बिन बुलाए मेहमानों को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। अरे रेशमा, ये गेंदे के फूल क्यों लेकर आई है बहू के स्वागत में? जा लाल गुलाब लेकर आ। अरे मेरी बड़ी बहू बड़े अफसर की बेटी है, उसका स्वागत मैं लाल गुलाबों से ही करूंगी, ऐसा वैसा नहीं। हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं। आपकी बड़ी बहू के चर्चे तो हमने भी काफी सुने हैं। अब क्या करे, हर किसी के नसीब में नहीं होता ऐसा सौभाग्य। देखो तो कितना इतरा रही है अपनी बहू पे, इसके तो जैसे पांव ही जमीन पर नहीं टिक रहे। अब जीजी मेरी बहू है ही ऐसी, इतने बड़े अफसर की बेटी है कि आप जो काम चाहो घर बैठे हो सकता है। लेकिन उन्होंने मेरे बेटे को चुना है अपनी बेटी के लिए। मेरा राघव भी किसी से कम नहीं है। हाँ हाँ, अब तो यार भी ज्यादा हवा में उड़ने लगेगी। लगता है आपको जलन सी हो रही है जीजी। कोई बात नहीं, अब इतना अच्छा नसीब देखकर तो किसी को भी जलन होगी। मैंने सुना है आपकी बहू के मायके वालों की कपड़े की दुकान है। कोई बात नहीं जीजी, वो भी अच्छा ही है। लेकिन हाँ, मेरी बड़ी बहू जितनी अमीर और नाम वाली बहू मिलना तो मुश्किल है भाई। चल अब सारी बात अब यहीं कर लेगी कि गृह प्रवेश भी करवाना है बहू का। वो देख तेरे बहू और बेटा आ गए। अरे हाँ, वो तो मैं बड़ी बहू की तारीफ में भूल ही गई थी। अब क्या करे, मेरी बड़ी बहू है ही ऐसी। तो देखा आपने ममता का अपनी बड़ी बहू को लेकर गुणगान। लेकिन ये गुणगान इसलिए है क्योंकि वो एक बड़े अफसर की बेटी है, जिसकी वजह से ममता की इज्जत समाज में और भी बढ़ गई थी। इसीलिए तो अब सुबह शाम उसकी जुबान पर बस वर्षा का ही नाम होता था। अरे आज मेरी बहू मेरे लिए क्या सूट लाई थी, इतना प्यारा सूट तो मैंने आज तक देखा नहीं है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वर्षा के मायके से इतना भारी सूट उसे मिला था कि मैं क्या ही बताऊं तुम लोगों को। कम से कम 15-20 हज़ार का तो होगा ही। 15-20 हज़ार का? अरे उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तो उनके लिए सस्ता वाला होगा। ये तो मेरी वर्षा घर में पहनती है। हाँ, आजकल तो ममता की जुबान पर वर्षा का ही नाम होता है। मेरी वर्षा बहू ये, मेरी वर्षा बहू वो। अरे हो भी क्यों ना, अब हर किसी को ऐसी बहू थोड़ी ना मिलती है। हाँ हाँ, हमारी बहू है तो जैसे कुछ है ही नहीं उसके आगे। अरे तुम तो खामखा जल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने भी कहाँ सोचा था कि मेरी बड़ी बहू के पिता इतने बड़े अफसर निकलेंगे हैं। अब ये तो हर किसी का भाग्य है भाई। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरा ये भाग्य तेरे छोटे बेटे के वक्त भी तेरा साथ देगा। क्या मतलब? मैंने आज तेरे बेटे विहान को हमारी गली के पीछे जो मिस्टर शर्मा की बेटी रहती है ना, अरे वही जिसके पिता स्कूल में टीचर है, उसके साथ देखा था। उन्हें देखने से लग तो नहीं रहा था कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं ममता। विहान उसके साथ क्या कर रहा था? लगता है ममता को इस बारे में पता नहीं था। तू भी ना वंदना, ऐसे ही बेचारे को परेशान कर दिया। अरे हाँ, पर तू क्यों चिंता करती है ममता? अब टीचर की बेटी भी तो अच्छी ही होती है, क्यों कंचन? हाँ, अब हर किसी की किस्मत हमारी तरह तो होती नहीं कि जिनके दोनों बेटों की शादी व्यापारी की बेटियों से हो। लगता है बेचारी का दिल बैठ गया। अरे क्यों चिंता करती है ममता?
है ना तेरी बड़ी बहू वर्षा, उसे देख देख कर खुश हो लेना। अपनी पड़ोसन की बातें सुनने के बाद ममता के गुस्से का पारा ऊपर चढ़ चुका था। विहान जैसे ही घर आया उसी वक्त ममता ने उस पर चढ़ाई कर दी। इधर आ तू। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? मीरा, वो मास्टर की बेटी, उसके साथ क्या कर रहा था तू? माँ, अब बात सामने आ ही गई है तो मैं बता देता हूँ। मैं और मीरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। देखो तो राघव कैसे बात कर रहा है ये। इसमें गलत क्या है माँ? मीरा एक अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, घर के सारे काम आते उसे, अच्छे संस्कार है उसके, आपको दिक्कत क्या है? अरे उसके पिता एक मास्टर है, स्कूल में पढ़ाते हैं बस। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि मेरी भी शादी भैया की तरह किसी बड़े अफसर की बेटी से हो, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है? हाँ तो अपनी बराबरी की तो होनी चाहिए ना घर की बहू। माँ जी, लेकिन मीरा एक अच्छी लड़की है और विहान उसके साथ बहुत खुश रहेगा। हाँ माँ, आप क्यों बराबरी ये सारी बातें लेकर बैठ गई है? हमारे घर में कौन अफसर है या कौन इतना बड़ा व्यापारी है जो आप बराबरी की बातें कर रही हैं? और माँ, उसके पिता कोई चोर डाकू या गलत काम नहीं करते, टीचर हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो कि सबसे ऊपर माना जाता है। मैं आपसे कह देता हूं, मैं शादी करूंगा तो मीरा से, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब फैसला आपके हाथ में है। ममता को आखिर में अपने बेटे के आगे झुकना ही पड़ा और ममता विहान और मीरा की शादी के लिए मान भी गई, लेकिन उसने मन से तो उसे स्वीकार नहीं किया था। मीरा के घर में आने के बाद भी वर्षा और मीरा में से वो बस वर्षा का ही नाम जपती रहती। माँ जी, मीरा के स्वागत के लिए लाल गुलाब लेकर आऊं? अरे क्या जरूरत है, ये गेंदे के फूल है ना, इसी से काम चला लो, कोई जरूरत नहीं है लाल गुलाब की। लेकिन माँ जी, आपने मेरा स्वागत तो लाल गुलाब से किया था ना? अरे तब की बात अलग थी, मास्टर की बेटी को क्या पता होगा गेंदे और लाल गुलाब का फर्क। चलो जल्दी दोनों अंदर आ जाओ, देर हो रही है, हमें सोना भी है। मीरा को आते ही एहसास हो गया था कि उसे अपनी जगह ससुराल में बनानी होगी, क्योंकि उसकी सास के होठों पर तो सुबह शाम बस उसकी जेठानी का ही नाम रहता था, लेकिन विहान उसे काफी सपोर्ट करता था। मैं जानता हूं कि माँ का बर्ताव तुम्हारी तरफ सही नहीं है। वर्षा भाभी उनकी खुद की पसंद है और हम दोनों ने खुद एक दूसरे को पसंद कर लिया, जबकि वो तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ रही थी। उनका गुस्सा होना तो बनता है ना। लेकिन फिर भी वो जब देखो तुम्हें नीचा दिखाती रहती है, सुबह शाम बस वर्षा भाभी का नाम जपती रहती है। ये तो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। मैं जानती हूँ उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनका विश्वास जीत पाऊँ। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। हाँ मैं जानती हूँ ये बिल्कुल आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कर लूंगी। मीरा ने विहान को कह तो दिया था कि वो अपनी सास का प्यार जीत के रहेगी, लेकिन वो तो तब कर पाती जब उसकी सास को वो दिखाई देती, क्योंकि उसकी सास तो बस सुबह और शाम जेठानी का ही नाम लेती रहती थी। आज तो इतनी सुंदर तैयार होंगी कि माँ जी मुझे प्यार से चूम ही लेंगी। आज वैसे भी शादी में जाना है तो मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। जब सब लोग कहेंगे कितनी सुंदर बहू है तो माँ जी ज़रूर खुश हो जाएंगी। मीरा अच्छे से तैयार होकर नीचे आती है शादी में जाने के लिए, लेकिन ममता ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं और शादी में वर्षा को ले जाने के लिए कह दिया। लेकिन माँ, मीरा कितने अच्छे से तैयार हुई है, आप उसे क्यों नहीं ले जा रही हैं? अरे आज मेरी सहेलियां भी आने वाली है वहां, इसीलिए वर्षा बहू को ले जा रही हूँ। वो सब लोग वर्षा बहू के पिताजी को जानती है ना। हाँ तो माँ जी मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ शादी में। मैं भी शादी के बाद किसी से नहीं मिली, इसी बहाने मिल भी लूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम अगली बार चली जाना, कोई बात नहीं। आज तो मैंने सबसे कह दिया है कि वर्षा बहू को ही मैं लेकर आऊंगी साथ में। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मीरा की ये कोशिश फिर से नाकामयाब हो गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अगले दिन अपनी सास के लिए एक बढ़िया सी साड़ी लेकर आती है जो उसके मायके से मिली थी। माँ जी देखिए, ये साड़ी अच्छी है ना? हाँ ठीक ही है। ये मेरे पापा ने मुझे दी थी, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे साड़ी तो वर्षा बहू के पिताजी ने भेजी थी। अरे क्या बताऊं, क्या साड़ी थी। उसका रंग, उसकी डिज़ाइन, उसका कपड़ा इतना अच्छा था कि मुझे देखते ही पहनने का मन कर गया था। जहाँ से मेरे पापा ने ये साड़ी ली थी ना माँ जी, मीरा की साड़ी भी उसी दुकान से ली हुई है। हाँ माँ जी, आप पहन के तो देखिए, आप पर अच्छी लगेगी सच में।
अरे दुकान चाहे एक ही क्यों ना हो, लेकिन साड़ी की पसंद और कीमत में बहुत फर्क है। अरे छोड़ो, रख दो यहाँ, बाद में देख लूंगी जब मेरा मन करेगा। ठीक है माँ जी। ममता का बर्ताव मीरा के प्रति पहले से ही सही नहीं था, लेकिन अब तो वो वर्षा को ऊपर दिखाने के लिए उनके काम में भी भेदभाव करने लगी थी। भाभी, मैंने ऊपर के सारे कमरे साफ कर दिए हैं, अब मैं खाना बना लेती हूँ, जब तक बस नीचे के इन 2 कमरों का झाड़ू पोछा आप कर लीजिएगा। एक मिनट, अब तुम अपनी जेठानी से झाड़ू पोछा करवाओगी? माँ जी, बस यही 2 कमरे हैं, बाकी सब काम मैंने कर लिया है। खाने में भी सब्जियां काट ली है, बस बनाना बाकी है। हाँ तो कोई बात नहीं, पहले तुम पोछा लगा लो, उसके बाद खाना बना लेना। लेकिन माँ जी, दोनों काम मैं ही। तो ये अच्छा लगता है कि इतने बड़े अफसर की बेटी पोछा लगाए? कहीं किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी हमारी। लेकिन ससुराल में तो हम दोनों बहुएं एक जैसी है ना। मैंने कहा ना, बड़ी बहू पोछा नहीं लगाएगी मतलब नहीं लगाएगी। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो लाओ, मैं ही लगा देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं। आओ बड़ी बहू, हम बैठते हैं थोड़ी देर धूप में। ममता को वर्षा के बड़े अफसर की बेटी होने का बड़ा ही गुरूर था। उसे लगता था कि बड़े अफसर की बेटी होने की वजह से उसे बड़ा ही फायदा होगा। लेकिन जब ममता के परिवार पर मुसीबत आई तो ममता का जो गुरूर था वो तो चकनाचूर हो गया। दुकान पर सील लग गया है, पता नहीं कैसे उन्हें हमारी दुकान पर कीड़े मिल गए। हमने कितना समझाया उन्हें, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर दुकान पर सील लग गया तो हमारी इतने सालों की मेहनत और इज्जत पानी में चली जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करे। भैया, आपके ससुर जी से मदद मांगिए ना, वो तो शहर के बड़े अफसर हैं, उनकी पहचान तो काफी बड़े लोगों से होगी। हाँ, विहान सही कह रहा है, उनकी पहचान तो बड़े बड़े लोगों से होगी। वो तुम लोगों को इस मुसीबत से ज़रूर बाहर निकालेंगे। उनको फ़ोन कर, वो अभी आ जाएंगे, मैं कहती हूँ। माँ, मैंने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन क्या? वो आ रहे हैं ना, उन्होंने कहा ना कि वो आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने। अरे तुम्हारे ससुर हैं, कैसे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? नहीं माँ, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इज्जत तुम्हारी वजह से खराब नहीं कर सकता हूँ। तुमने उनसे कहा नहीं कि ये सरासर गलत है, हमारी दुकान पे ऐसा नहीं हो सकता? अरे कोई है जो हमें फंसा रहा है। माँ, मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। वो हमारी मदद नहीं करना चाहते। हे भगवान, अब क्या करें? क्या फ़ायदा उनकी इतनी बड़ी पहचान होने का जब वो अपने दामाद की मदद ही नहीं कर सकते। माँ जी, आप मेरे पापा को क्यों कुछ कह रही हैं? उनकी कोई गलती नहीं है, वो इतने बड़े ईमानदार अफसर हैं, वो आपकी इन गलत कामों में कोई मदद नहीं करेंगे। आपकी मदद करेंगे तो उनकी खुद की इज्जत क्या होगी? आपको तो बस हमेशा ही मेरे पापा की बड़ी कुर्सी नजर आती है, इसीलिए आप मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं, मुझे सब पता है। ममता को आज जब सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था तब उसे एहसास हो रहा था कि वो जिस दिखावे के पीछे भाग रही थी और सुबह शाम अपनी बड़ी बहू का नाम जप रही थी, आखिर में उसे ही मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, विहान के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आता है और वो खुश हो जाता है। ये कैसे हो गया? हमने तो किसी से मदद भी नहीं मांगी थी, फिर हमारा दुकान छूट कैसे गया? जिस अफसर के हाथों में हमारा दुकान था ना, वो मेरे ससुर जी का स्टूडेंट था, जो उन्हें अपने गुरु की तरह मानता था। इसलिए जब मेरे ससुर जी को पता चला तो उन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की और इसीलिए आज हमारी दुकान सलामत है भैया। लेकिन तुम्हारे ससुर जी को कहा किसने? उनसे मैंने बात की थी भैया। घर पे मुसीबत आई थी तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस घर के लिए कुछ करूं। देखा माँ, आपने जिसे आज तक कभी बहू का दर्जा दिया ही नहीं, उसने आज अपना फ़र्ज़ निभाया है। माँ, आप हमसे बड़ी हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है। ये दुनिया दिखावे के पीछे भागती है, लेकिन जब मुसीबत आती है ना तो कोई भी साथ नहीं देता, सिर्फ अपने काम आते हैं। तो सही कह रहा है बेटा, मैं पैसे और रुतबे के पीछे इतना भाग रही थी कि मीरा की अच्छाई भी मुझे नहीं दिखी। मेरा बहू, मुझे माफ़ कर दे। तूने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ही सुबह शाम बस तेरी जेठानी का ही नाम जपती रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। इसका मतलब है कि अब आप मुझसे नफरत करेंगी और सुबह शाम बस देवरानी का नाम लेंगी? नहीं बड़ी बहू, मैं अपनी गलती से बहुत कुछ सीखी हूँ।
इसलिए आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए एक जैसी हो। तुम दोनों मेरे घर की बहू हो, ना किसी बड़े अफसर की बेटी और ना ही ऊंचे खानदान की बेटी, बस मेरी बहू है। इसलिए आज के बाद तुम दोनों मेरे लिए मेरी दो आंखों की तरह हो, जो मेरे लिए बिल्कुल एक समान है। चलो अच्छा है माँ, सुबह शाम वर्षा का नाम लेना तो छोड़ देंगे अब। क्यों भैया, आप इतने खुश होकर क्यों बोल रहे हैं? अरे भगवान का नाम लेने के बजाय माँ पूरा दिन वर्षा का ही नाम लेती थी। इससे मेरा क्या, कुछ दिन में तो भगवान भी आकर खुद कहने वाले थे कि अब मेरी जरूरत नहीं है क्या। क्या भैया, आप भी